मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की खिदमात का इतराफ़ करना चाहता हूँ और ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम ने मुश्किल तरीन वक्त में जो किरदार अदा किया, वो अदालतों की पेशियाँ हों, वो कायदीन के जेल के मामलात हों, और जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ को ना सिर्फ नजरअंदाज किया गया, पामाल किया गया पनामा जजमेंट के जरिए। अगर लॉयर्स फोरम खड़ा ना होता तो ये जेल ट्रायल्स होते। अगर लॉयर्स फोरम खड़ा ना होता तो शायद आज भी जो इंसाफ की फरहमी कुछ मुमकिन हुई है, ये मुमकिन ना होती, और इसी तरीके से नाइंसाफियों का एक सिलसिला जारी रहता। तो आज का ये फंक्शन रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जरूर है, मगर आपकी खिदमत का भी इतराफ है, जिसका इजहार मैं खुल के करना चाहता हूं। और चंद अशार आपकी नजर ये करूंगा कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जहां वारी है। जब साजे सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रस्म अभी तक बाकी है, वो रीत अभी तक जारी है। और कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। और फिर है कि जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं, और आज मुझे 16 सितंबर की आमद है। जिस तरह 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। और ये दुख की बात है, और ये दुख की बात है। मैं कुछ आदादो शुमार अपने साथ आज लाया हूं। जो हसीब साहब ने बात की कि देखें, ये इदारे जवाबदेह हैं, ये आइन के ताबे हैं, ये पाकिस्तान की अवाम को जवाबदेह हैं, ये वकला को जवाबदेह हैं। मैं सिर्फ चंद आदादो शुमार के रूल ऑफ लॉ के साथ क्या होता रहा वो आपके सामने रखना चाहता हूं, और बताना चाहता हूं कि किस तरह मसावात के असूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। और मुझे दुख भी है, रंज भी है और अफसोस भी है कि किस तरीके से बेंचेस की तश्कील के अंदर चीफ जस्टिस जो फर्द वाहिद है, उनका किरदार बतौर वन अमंग्स इक्वल्स है। सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे अगर आप बेस करें तो वो सिर्फ सीनियर होने की वजह से इंतजामी उमूर निभाते हैं। मगर नवीद मलिक साहब तशरीफ लाए, जिनको वेलकम करते हैं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ स्टेज पे तशरीफ लाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं अर्ज ये कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर के दौरान अगर आप आदादो शुमार को देखें तो केसेस अलॉट किए जाने का सिलसिला, बेंचेस की तश्कील का सिलसिला, पूरी दुनिया में इसके असूल वज़ा किए गए हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, तमाम जजेस मिल के बैठ के फैसला करते हैं केसेस की अलॉटमेंट का, बेंचेस की तश्कील का। ब्राजील, नेपाल, फिलिपाइन को आप देख लें, वहां भी बारी बारी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि बेंचेस की तश्कील कौन से जज साहब देंगे। पिछले 5 बरसों में अगर आप हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वो सियासी नौयत के केस हों या गैर सियासी नौयत के केस, आपको हैरानगी होगी कि जब स्कोर कार्ड देखा जाता है तो जस्टिस एजाजुल एहसन नंबर 1 पे आते हैं कि सबसे ज्यादा बेंचेस में इनकी शमूलियत रही है। अब ये किस असूल के तहत है, ये किस रूल के तहत है, ये किस प्रिंसिपल के तहत है?
कि कुछ जज साहिबान नजरअंदाज किए जाएं और कुछ जज साहिबान को अहम नौयत के केसेस में बेंच में ज्यादा शामिल किया जाए, तो क्या इसके होते हुए रूल ऑफ लॉ हो सकता है? क्या इसके होते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो सकती है? आप आगे चलें। अगर आप आगे चलें तो आपको यह पता लगेगा कि सियासी और गैर सियासी दोनों नौयत के केसेस में नंबर 2 स्कोर कार्ड पे उमर अताब बंदयाल साहब का है, इजाजुल हसन साहब नंबर 1 है, नंबर 2 उमर अताब बंदयाल साहब है। फिर आप तीसरे नंबर पे आए, सियासी अहमियत वाले केसेस में नंबर 3 पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आते हैं। सबसे ज्यादा जिनको नजरअंदाज किया गया वो सीनियर प्यूनी जज हैं, जिनका नाम काजी फजीसा साहब है। और मैं क्योंकि इनकमिंग चीफ जस्टिस है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ना कोई सियासी बात करना चाहता हूं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सियासी अहमियत के केसेस हों या रूटीन के केसेस हों, इस बेंच की फॉर्मेशन की इख्तियार को और केसेस के अलॉटमेंट के इख्तियार को गैर मुनसिफाना तरीके से किया गया है। और इसलिए चंद जजेस को फेवर किया गया, चंद को नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से नाइंसाफी होती है और फिर गुड टू सी यू कहा जाता है और मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं। यहां पे रूल ऑफ लॉ पामाल होता है, यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है। और मैं बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हमने भी ये मुतालबा किया और तमाम बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशंस ने मुतालबा किया कि आप अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें, आप अपनी फुल कोर्ट मीटिंग तो बुलाएं। आपको किसने रोका है कि जो कोर्ट के मामलात हैं उनको सेटल करने के लिए आप अपनी फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? और ये भी लम्हा फिक्रिया है कि आज इस बात पर बहस हो रही है कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये एक रिवायत है, ये जुडिशियल ट्रेडिशंस हैं। मेरी फैमिली का ताल्लुक जुडिशरी से रहा है और मुझे याद है कि मेरे बुजुर्ग जब रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस दानिस्ता तौर पे नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेना नहीं चाहता क्योंकि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया है और 4 जजेस को बाईपास करके सजाद अली शाह साहब को उस वक्त चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन सीनियरिटी का प्रिंसिपल बहाल हो जाएगा मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेने वापस आ जाऊंगा। वो दुनिया से चले गए मगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी पामाल हो रहा है। सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी इग्नोर हो रहा है कि ना सिर्फ बेंच फिक्सिंग की जाती है, एलिवेशंस जो है आउट ऑफ टर्न की जाती हैं। सीनियर तरीन 3-4 जजेस जो हाई कोर्ट से जो है इस बात के कि उनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं किया जाता। लाइकिंग और डिसलाइकिंग देखी जाती है कि कौन हमारे धड़े का हिस्सा बनेगा सुप्रीम कोर्ट में आके। अफसोस की बात है कि यह डिबेट होती रही कि 6 एक तरफ है और 7 एक तरफ है। क्या ये किसी मुल्क को जेब देता है? क्या ये किसी मुल्क का सिस्टम चल सकता है इस बुनियाद पे कि जहां पे मुल्क की आला तरीन अदालत इतनी बुरी तरह तकसीम हो कि उंगलियों पे गिनती की जा रही हो और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से आपका हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस वो गुरेजा हो? इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह आइन की तकरीम की जाती है, इस तरह रूल ऑफ लॉ होता है कि चंद जजेस को हर बेंच में बिठाएं और चंद जजेस को नजरअंदाज कर दें इस डर से कि कोई फैसला ना आ जाए। हम सियासी लोग हैं, हमने सख्तियां भी बर्दाश्त की हैं, हमने नाइंसाफियां भी बर्दाश्त की हैं, कभी हद अदब से आगे नहीं गए। कोर्टों के आगे हमेशा बाउ डाउन किया है, माय लॉर्ड कहा है। कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको हमेशा उन पे इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया है। पनामा जजमेंट पता था कि नाइंसाफी पे मबनी है। आप अंदाजा करें, आप सारे लॉयर्स बैठे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर
एक अनविड्रॉन रिसीवेबल को एसेट डिक्लेयर कर देना, पूरी दुनिया में मुझे डेफिनेशन ला के दे दें। ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी का मामला नहीं था, ये ब्लैक शीप का मामला था। ये ब्लैक शीप का मामला था जिन्होंने साजबाज की और ब्लैक डिक्शनरी का सहारा लिया और कहा कि ये बेटे से जो तनख्वाह आनी थी वो नहीं ली, इसलिए हम एक वजीर आजम को घर भेजते हैं। और उसके बाद मुझे बताइए, कोई सेशन जज ऑनरेबल इतनी पसली रखता हो कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सुपरवाइजरी पैनल हो और वो ट्रायल के एक एक दिन को मॉनिटर करता हो, क्या वो मुल्जिम के कभी हक में फैसला देगा? आपने पहले नाअहल किया, फिर आपने 3 जजेस की सुपरवाइजरी कमेटी बिठा दी, तो फैसला तो वही आना था जो आया। और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें रोजाना की बुनियादों पे ट्रायल हुआ, डे टू डे ट्रायल। नैब का नैब ऑर्डिनेंस आया 1999 में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। मुझे कोई ट्रायल दिखा दें जिसमें किसी मुल्जिम का डे टू डे ट्रायल हुआ हो। आपको कोई मुल्जिम नहीं मिलेगा जिसका डे टू डे ट्रायल हुआ हो। आज उन्हीं केसेस का तिया पांचा हो रहा है जो उजरत में बनाए गए थे, जो नाइंसाफी पर मबनी बनाए गए थे। कोई चीज नहीं मिली तो पनामा बना दिया। तो ये वही बेंच फिक्सिंग है। और मैंने परसों कहा कि साकिब निसार साहब थे, वो जो करते थे खुल के करते थे, इस तरह छुप छुप के वार नहीं करते थे। और मैं अगर ये कहूं कि आप क्या रिवायात छोड़ के जा रहे हैं, और वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, वुल्फ इन शीप स्किन, वो किस पे लागू होता है आप बेहतर जज हैं इस चीज के। मगर जब हुकूमत वक्त ने एक कमीशन बनाया और कहा कि सीनियर प्यूनी जज इसको हेड करेंगे और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इसके मेंबर होंगे, क्या बुरा था कि आप कहते कि ये कमीशन बनने दिया जाए। मैं पहचानता हूं ये मेरी खुशदामन की आवाज है और मैं इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाना चाहता हूं कि वो क्या वाकई किसी सियासी पार्टी के जलसे में जाती हैं, जजेस से राब्ते करती हैं, और क्या वो कोर्ट पर असरअंदाज होती है। मैं इसका फैसला करवाना चाहता हूं। आप फोरेंसिक करवाते, आपने अपनी ही खुशदामन के केस में कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को इलीगल डिक्लेयर करके उसके बाद खुद ही उस पर फैसला जारी कर दिया। और ये आपने कैसे कर दिया? आप खुद ही उस बेंच को हेड करते हैं और खुद ही फैसला फरमाते हैं। यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना, जजेस की ब्लॉक लिस्ट होती है, वुकला बता देते हैं। मैं अक्सर कई जज साहबान आजम साहब नहीं पेश होते उनके पास, क्योंकि वो ब्लॉक लिस्ट में एक ताल्लुक रहा है माजी में, पता है कि फलां वकील साहब ने फलां जज साहब के पास पेश नहीं होना। और यहां पे रूल ऑफ लॉ को इतना मुकद्दम रखा गया है कि अपनी मदर इन लॉ का केस खुद डिसाइड होता है और खुद उसका ऑर्डर जारी करते हैं और फिर ऑर्डर में कहते हैं कि इसकी तहकीकात नहीं, ये मुबैना ऑडियो है। यानी आप देखें तो सही कि आप कर क्या रहे हैं और आइन और कानून की क्या मंशा है। हमारे से गलती हुई जब 63A की गलत इंटरप्रिटेशन की गई थी, हमने तब मूवमेंट नहीं चलाई। यानी, और ये ऑडियो वाले मामले पे मैं एक और बात आपको वाजे कर दूं, काजी फायदीसा साहब अदालत में खड़े हुए, जब उन पे केस चल रहा था तो उन्होंने कहा कि ऑनरेबल बंदयाल साहब, ये ऑडियोज का सिलसिला रुकना चाहिए। आप देखें कि ऑडियोज कौन लीक करता है, इसकी तहकीकात करें, ये कहां से आती हैं, ये क्यों लीक की जाती हैं। तो कहा गया आगे चलें, छोड़े इन बातों को काजी साहब। अब जब अपनी बारी आई तो कमीशन भी रोका, खुद बेंच में बैठे और घर ही का फैसला घर ही में कर दिया। सियासी लोगों से भी गलतियां हुई हैं, मैं बिल्कुल इस चीज से अपने आप को मुबर्रा नहीं कहता, बहुत गलतियां हुई हैं, मगर इंसाफ देने वाले इदारे में बैठ के इंसाफ की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं और जाती पसंद नापसंद पे जो फैसले किए जाते हैं, आप चाहते तो आप रूल ऑफ लॉ के लिए एक काम कर जाते,
केस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक कर जाते। एक आम पिटिशनर जो बेचारा पिटिशन लेके जाता है, जिसको नंबर ही अलॉट नहीं होता कई कई हफ्ते, ट्रायल कोर्ट में एक शख्स खड़ा होता है, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में सफेद दाढ़ी के साथ जाता है और कहता है कि जी मेरे दादा ने 1970 में ये ट्रायल कोर्ट का फैसला आज आपके सामने खड़ा हूं। मगर सियासी केस हो, हमारे खिलाफ हो या हमारे मुखालफीन के हक में हो, शाम को नंबर लगता है, सुबह समात के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। किसी बूटे और मौला बख्श का केस नहीं लगता। आप सिर्फ जो हजारों केस पेंडिंग है, आपके टेन्योर में पेंडेंसी बड़ी है, कोई अच्छी लेगेसी नहीं लेके जा रहे, लेगेसी है ही नहीं है। कम से कम आप केस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक कर जाते कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी जब अपनी पिटिशन लेके जाता, उसको इज्जत तकरीम से उसी बेंच पे बिठाया जाता जिस बेंच पे मुझे बिठाया जाता है, और उसका केस भी उसी स्पीड से लगता जिस तरह इस मुल्क की सियासी अशराफिया के केसेस लगते हैं। मगर अफसोस की बात है कि इस ब्लेम गेम में, इस आपस की लड़ाई में, इदारे की तकसीम में आप केस मैनेजमेंट सिस्टम भी ठीक नहीं कर सके, आप पेंडेंसी क्लियर नहीं कर सके, लोगों की अपीलें 3-3 साल ना लगे, और इधर जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील में एक मुलजिम को बुला के रिहा कर दिया जाए। इसकी मिसाल भी नहीं मिलेगी आपको। एक मुलजिम को जो जिस्मानी रिमांड पर है, तहकीकाती इदारे की तहवील में है, जिससे तफ्तीश जारी है, उसको बुला के अपने सामने खड़ा होकर कहा जाए गुड टू सी यू। आपने सफाई दी, आप कहते होंगे और लोगों को भी, मगर आप ये तो बता दीजिए कि जिस्मानी रिमांड पे कितने मुल्जिमान को आज तक गुड टू सी यू कहा है। मयार जांचने का ये है, हमें 3-3 साल, आहत चीमा किसी सियासी जमात में नहीं है, 3 साल कैद में पड़ा रहा। शेख अजमत सईद साहब ने 3 साल उसकी बेल फिक्स नहीं की है। 3-3 साल की तो लोगों की सजाएं होती हैं, वो जुडिशियल रिमांड पे है। जिस्मानी रिमांड 90 दिन का, यहां हमारे मुल्जिमान पेश होते थे 88 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद पेश हो रहे हैं। जज साहब से पूछते थे जी क्या मंशा है, कहते 2 दिन का और रिमांड देता हूं। 90 दिन का रिमांड है, उसके बाद जेलें हैं और बेल सुनने को कोई तैयार नहीं। हमने वो दौर देखा है, वो दौर भुगता है, पूरी क़यादत जेलों में है, और इधर एक मुल्जिम को बुला के सामने खड़ा होकर कहा जाता है गुड टू सी यू। और अभी कानून के मुताबिक एक मुल्जिम की सजा मुअत्तली होती है, ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस है, वो किसी ना किसी दिन होनी थी, ये बिल्कुल एक कानून का प्रिंसिपल है। आप क्या करते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील भी पेंडिंग है, सजा मुअत्तली की दरखास्त भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट केस अपने पास लगा लेता है और उस केस के मेरिट्स की धज्जियां उड़ा देता है ताकि लोअर कोर्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए। इसकी नौबत क्यों पेश आई जब हाई कोर्ट में भी शॉर्ट डेट्स पड़ रही हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन वो केस सुना जा रहा है, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने पूरे केस का तिया पांचा कर दी। वकील सफाई को पेज नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं सफा नंबर 32 खोलें, उस पे लिखा है जो आप ढूंढ रहे हैं, और आर्टिकल 209 आइन का उसको गैर फाल क्यों किया गया। इधर अगर एफपीआर में हम सारे रिटर्न्स जमा कराते हैं, हम जवाबदेह हैं, वकला जवाबदेह हैं, सियासतदान जवाबदेह हैं, तो एक शख्स जिसने 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में लिया, क्या वो किसी को जवाबदेह नहीं है। जिसके बच्चे लॉ कॉलेज से निकले और पहले दिन उनको 15-15, 20-20 लाख की रिटेनरशिप्स ने, जो वकला का हक है, जो एक मेरिट पे आए वकील का हक है, वो भी हक मारा जाता है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आपने सिर्फ इसलिए प्रोटेक्शन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को दी क्योंकि आप चाहते थे कि वो आपके धड़े में शामिल हो और आपकी सपोर्ट करें। कोर्ट की तकसीम को एक्सप्लॉइट किया गया। आपके होते हुए अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में यह मामला चला जाता और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसका कोई ना कोई फैसला कर देती, आपने ही हेड करना था, तो क्या आपकी नेकनामी में इजाफा ना होता, या इस बात से नेकनामी में इजाफा हुआ है कि उस रेफरेंस को पेंडिंग रखा गया है। आमदन से ज्यादा सासें हैं, अनडिक्लेयर्ड इनकम है, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, एसेट बियॉन्ड मीन्स है, उसकी कोई तहकीकात करने वाला नहीं है। सूली पे हमेशा सियासतदान को लटका देते।
तो रूल ऑफ लॉ किस तरह आएगा? अगर कोर्ट तकसीम होगी और कोर्ट इतनी बुरी तरह तकसीम होगी कि उनकी तकसीम फैसलों में नजर आएगी, बेंचेस की तश्कील में नजर आएगी, केसेस की अलॉटमेंट में नजर आएगी और सीनियरिटी के प्रिंसिपल को रोंदा जाएगा, उस पर आजम साहब पहली माजरत कर चुके, वो आज नहीं है मुल्क में, वरना उन्होंने तशरीफ लानी थी कि किस तरह जूनियर जजेस को एलिवेट किया जाता है अपनी धड़ेबाजी की वजह से। तो देखिए, तमाम इदारे आइन के ताबे हैं और रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जितनी जंग हमने की है, अपने बरादरी के साथ खड़े होके, डट के, मुकाबला करके, सख्तियां बर्दाश्त करके कमी हुई है। और जिस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था, मियां नवाज शरीफ ही निकले थे और उसी दिन अदलिया बहाल हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि आज ये दिन देखने पड़े। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कानून साजी भी पार्लियामान का इख्तियार है। आपने एक ऐसा कानून, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जो मार्ज वजूद में नहीं आया, उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, उसको टाइम से पहले ही उसको रोक दिया। क्या कोई कानून अभी कानून की शक्ल इख्तियार ना करे? क्या किसी के पास ये इख्तियार है कि उसको खत्म कर दे, कुलअदम करार दे दे, स्टे ऑर्डर दे दे उस पर? अफसोसनाक है। यानी आपने एग्जेक्टिव का काम भी खुद करना है, लेजिस्लेचर का काम भी खुद करना है, तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स कहां पे गई? जुडिशियल एक्टिविज्म एक अच्छी चीज है, मगर जब जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाए, जब जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए, तो फिर ऐसे जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल इंटरफेरेंस का नाम दिया जाएगा, जुडिशियल कू का नाम दिया जाएगा। इसको इंडिपेंडेंट रहने दें, इसको एक्टिविज्म रहने दें, इसको इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन का नाम मत दें। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, तो आज ये बातें ना हो रही होती। आज हम आपको हार पहना रहे होते, आज हम आपको फेयरवेल कह रहे होते, हम आज दुखी होते कि आप रिटायर हो रहे हैं, मगर आपने एक ऑलरेडी तकसीम शुदा मुआशरा है, पोलराइजेशन है, डिवीजन है, आपने उसको मजीद तकसीम का शिकार किया। आपने ये तासर दिया कि ये पूरी कोर्ट भी तकसीम शुदा है। आप बड़े थे, आपके पास ओहदा बड़ा था, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप कौम को यूनाइट करते, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप मुआशरे को यूनाइट करते। आप एक सुओ मोटो लेते किसी गरीब आदमी का, किसी बच्ची का जिसका रेप हुआ है, किसी छोटे बच्चे का जो टॉर्चर के बाद मार दिया गया है, आप एग्जाम्पल सेट करते। आप कहते कि मैंने इस केस में 25 दिन के अंदर फैसला किया, मगर नहीं, आपको गुड टू सी यू नजर आया, आपको वो बच्ची धाड़े मारती हुई, चीखें मारती नजर नहीं आई जिसकी इज्जत तार तार कर दी गई हो। कई वाकयात हैं जिन पे आप बिजली के बिल पे सुओ मोटो नोटिस लेते। आप 184(3) पे चंद लॉयर्स जाते हैं मुखालिफ धड़े के, वो शाम को जाते, सुबह उनका केस लग जाता है। तो ये अच्छी रिवायात नहीं छोड़ी आपने। रूल ऑफ लॉ के लिए हम काम करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब पंजाब में जब पहली हुकूमत में मिली 2008 में, इस दफा सबसे पहले लोअर जुडिशरी की तनख्वाहें, उनकी मरात में इजाफा किया गया, अनप्रेसिडेंटेड। किस लिए था? कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, उनको यह फिक्र ना हो कि हमने अपने खर्चे कैसे चलाने हैं। इधर आपके सामने है कि बिला सूद कर्जे दे दिए गए, 15-15 लाख रुपया तनख्वाह है, मरात है, उसके बावजूद बिला सूद कर्जों की क्यों जरूरत पेश आती है? तो ये धौंस, धांधली, मनमानी, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, पार्शियलिटी, ये इनजस्टिस को ब्रीड करती है। और जब तक हम इसके लिए तैयार हैं, कानून साजी करने के लिए तैयार हैं। ये क्यों कानून लाए थे? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट क्यों आया था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस ये फैसला किया करें कि बेंच क्या बनना है, कौन सा केस कहां लौटना है। शफाफियत आती इस चीज से। राइट ऑफ अपील दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल डिसीजन कर देती किसी भी चीज का,
अगर रिव्यू रिजेक्ट हो जाए तो फिर इस दुनिया में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, अगले जहां नहीं मिल सकता है। तो ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट था। ये क्यों लाया गया था कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है उसके पास एक फ्रेश राइट ऑफ अपील हो, नया बेंच उसको सुने, वकील नया उसमें कर सके, जो रिव्यू की बंदिशें हैं उनसे आजाद हो जाएं। एक अच्छी चीज थी। और ये बार का दरीना मुतालबा था अरसा दराज से, उसको भी पांव तले रोन दिया गया। तो ये आज मौजू के हवाले से मेरी चंद मारूजात थी जो मैं करना चाहता था। और इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि कल मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान भी 21 अक्टूबर के लिए हो गया है। और तमाम वकला हज़रात यहाँ पे ऑनरेबल मौजूद हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो केसेस का ज्यादा लोड यहीं पे होगा। तो आपसे मुलाकात भी रहेगी। और मियां तेरा वोट है, मियां तेरा वोट है। तो उनकी वापसी की तैयारी के हवाले से भी मैं चौधरी नसीर भुट्टा साहब से मुल्तमिस हूं कि वो पूरे पाकिस्तान से जो लॉयर्स की एक मूवमेंट है इस्तकबाल के लिए, उसके लिए भी एक कमेटी तश्कील आज दे दें और एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। और इंसाफ हमेशा, हम तारीक इंसाफ की तरह नहीं है जिन्होंने इंसाफ को तारीक किया, हम हमेशा इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं और हमारा हमेशा नस्बुलैन रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह इंसाफ के लिए खड़े होंगे। और मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तो ये मुझे पूरा यकीन है कि जितनी लॉयर्स फोरम की कंट्रीब्यूशन होगी किसी और फोरम या विंग की नहीं होगी इंशाल्लाह। मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अरशद जदून साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम, जनाब नसीर भुट्टा साहब, नवीद मलिक साहब, फजल रहमान न्याजी साहब, जनाब अकील वासी साहब, जनाब अंसर बलोच साहब, मेरे सारे यहाँ पे जो हमायदीन मौजूद हैं, खालिद खान साहब मौजूद हैं और उस्मान घुमन साहब, मियाँ फैसल साहब, लाहौर से रफाकर डोगर साहब आए हैं, राजा खुरम साहब आए हैं, मैं अगर किसी का नाम मिस कर गिराना, सर बुलंद खान साहब नजर आ रहे हैं, मुस्तनसर गोंदल साहब वजीराबाद से एक डेलीगेशन लेके आए हैं, डस्का से एक बहुत बड़ा वफ्द जो है वो यहाँ शरीक हुआ है, मैडम शाइस्ता यहाँ मौजूद हैं, तैयबा साहिबा मुझे कह रही मेरा नाम आपने नहीं लिया, तो मैं अगर कोई नाम मिस कर जाऊँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर मैं आज चाहता था कि कुछ बातें खुल के हो जाएं और वो हो जानी चाहिए, तो वो ज़रूरी थी। वो कहते हैं ना कि कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को तो अब सर से गुजर जाना चाहिए। इसके अगला शेर थोड़ा सा वो हज़फ कर दूंगा क्योंकि वो ये है कि बोल तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को डर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।